और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिलिंद देवड़ा, शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। मिलिंद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि शिवसेना ने एक ऐड निकाली अखबार में और उस ऐड को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। क्या आपको लगता है वो ऐड जरूरी थी और क्या भारत के चुनाव में पाकिस्तान की बात करना आवश्यक है एनडीए के लिए? देखिए, भारत पाकिस्तान को इलेक्शन में कौन ला रहा है, कौन लाना चाहता है? सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। ये महायुति या एनडीए या भाजपा या शिवसेना ने नहीं लाई। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नेता विपक्ष, जिनके पास एक संवैधानिक पद है, उन्होंने क्या बयान दिया? बहुत ही गंदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 26/11 की जो आतंकवादी घटना घटी थी साउथ मुंबई में, उस आतंकवादी घटना के दौरान जो हेमंत करकरे जी है, जो शहीद हुए, मुंबई को बचाने में शहीद हुए, मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको पाकिस्तान ने नहीं मारा, उनको हिंदू समाज का किसी एक व्यक्ति ने मारा। तो मैं आपको कह सकता हूं अमेश जी कि मैं स्वयं उस समय दक्षिण मुंबई का सांसद हुआ करता था। जी। दक्षिण मुंबई भारत के आर्थिक केंद्र है। दक्षिण मुंबई में क्या हुई थी 26/11/2008 में, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लोगों की क्या वेदना थी, क्या समस्याएं थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, मेरे स्वयं मित्रों की, मेरे स्वयं के दोस्तों की मृत्यु हुई, उनके फैमिली मेंबर्स की मृत्यु हुई, जिनको ऐसे लोगों जिनको मेरे परिवार से 20-25 सालों का पुराना संबंध है। और उसके बावजूद जब एक राजनेता, एक राजनीतिक दल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, एक समाज को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार ये हो चुकी है 26/11 को लेकर। 26/11 के तुरंत बाद उस समय भी कुछ नेताओं ने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का विमोचन का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। जी, दिग्विजय सिंह ने किया। उस समय भी मैंने इंटरनली पार्टी के फोरम में, मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैंने इंटरनल फोरम में हमने ये कहा था कि ये गलत है। उस समय की केंद्र सरकार, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी। देश के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र को कह रहे थे कि पाकिस्तान दोषी है, और उसी सत्ताधारी पार्टी के नेता जाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को दोष दे रहे हैं। और यही हुआ है 16 वर्षों के बाद, और एक बार महाराष्ट्र के नेता विपक्ष कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्र सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, बनना चाहिए, रहना चाहिए। यदि हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बनता है। और जब दूसरी पार्टियां पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जनता के सामने ये एक राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनेगा। जी, लेकिन हमने इसको एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, हमने इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं, क्योंकि जी मिलिंद जी, क्योंकि चुनावी मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले भी बात बोली है कि हमारे लोग पाकिस्तान को, हमारे यहाँ के नेता कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और बोला कि पाकिस्तान परस्ती की बातें कर रहे हैं। और विजय वडेट्टीवार, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और एलओपी भी हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में, उन्होंने बोला उज्जवल निकम, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, वो गद्दार है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी पार्टी को से नफरत करें, आप किसी भी समाज से नफरत करें, लेकिन अपने देश से नफरत करना, ये बात भारत की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जब आप भारत को दोष दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इससे बड़ी गंदा बात क्या हो सकती है? और मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारत की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, भारत सरकार जो है, ये किसी राजनीतिक दल से ऊपर होती है। भारत की सरकार, भारत की जनता सर्वोपरि होती है। इनके बीच में राजनीतिकरण करना, पार्टी के आधार पर राजनीतिकरण करना, आप किसी एक समाज को दोष देना चाहते हो, दूसरे धर्म को आप धार्मिक एक मुद्दा बनाना चाहते हो, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हो,
तो ये स्वाभाविक है अमीश जी कि देश की जनता ये देख रही है। देश की जनता को याद है कि 2008 में भी कुछ नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की और आज भी 16 साल के बाद वही कर रहे हैं। तो मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, जब लोग हमारे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग ये इसको एक चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं, मैं उल्टा उनको पूछना चाहता हूं कि वे लोग इसको एक चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों की? ये सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। जी जी, उनसे भी हम सवाल पूछते हैं और उनसे जवाब लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शिवसेना शिंदे गुट ने एक ऐड निकाली, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को और शिवसेना उद्धव ठाकरे को थोड़ा हैरान कर दिया? ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई पैदा कर रही है, पाकिस्तान को बीच में लेके आ रही है। ये सोची समझी रणनीति है एनडीए की, क्योंकि वो मुद्दों पर चुनाव हार रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट दे रहा है, ये स्वाभाविक है कि हम इस पर जनता के आकर्षित उस बयान की ओर ले जाना चाहेंगे। लेकिन इसमें आप हिंदू मुसलमान के नजरिया से क्यों देखते हैं? पाकिस्तान और भारत का मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान जी। पाकिस्तान एक दुश्मन, भारत का एक नेबर है, एक हॉस्टाइल नेबर है। चीन हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है। मैं आपको अन्य उदाहरण दे सकता हूं, मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। जब भारत सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत सरकार ने टिकटॉक, जो एक बहुत ही एक लोकप्रिय ऐप है, टिकटॉक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय ऐप है, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ज्यादा पॉपुलर है। जब मोदी सरकार ने टिकटॉक को बैन किया, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैंने उस बैन का स्वागत किया। मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छा निर्णय है। आज अमीश जी, एक हफ्ते पहले अमेरिका का FCC, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, जो एक प्रकार से अमेरिका का IT मंत्रालय है जी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उस मंत्रालय का अध्यक्ष, FCC का चेयरमैन ने कहा कि आज अमेरिका में भी हम टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए एक सुरक्षा रिस्क है और हम भारत के एग्जाम्पल लेकर हम अपने स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। भारत के बैन के आधार पर हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। उस समय भी जब मैंने इसका स्वागत किया, कांग्रेस वालों ने मुझे ट्रोल किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रोल किया कि हम टिकटॉक को क्यों बैन कर रहे हैं, जबकि टिकटॉक का मालिक चाइना सरकार है जी, चीन सरकार है। और आज पूरी दुनिया में, दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश, सबसे पश्चिम देश सब कह रहे हैं कि हमें टिकटॉक बैन करना पड़ेगा जी। टिकटॉक बैन हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है और सबसे पहले देश इंडिया ने बैन किया। तो जब कोई भी पार्टी की नेता हमारे दुश्मनों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको क्लीन चिट देते हैं, 26/11 जैसे इतनी गंदा आतंकवादी हमला जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई, मेरे खुद के शहर, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में। मिलिंद जोड़ा, क्या महाराष्ट्र के देश के चुनाव में ये मुद्दा है? महाराष्ट्र के चुनाव में इसका मुद्दा है? क्या ये मुद्दा रेजोनेट करेगा मुंबई की पब्लिक के लिए, एक आम मुंबईकर के लिए? नहीं, ये मुद्दा देखिए, चाहे टेररिस्ट अटैक 26/11 मुंबई में हुई, दक्षिण मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, लेकिन ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और मैं भी आज आपके सामने एक शिवसेना MP होने के नाते मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं एक भारतीय नागरिक के नाते आपको जवाब दे रहा हूं, एक मुंबईकर के नाते आपको जवाब दे रहा हूं जी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बहुत दुख और गुस्सा हो रही है कि कोई भी राजनेता ऐसे बयान दे सके जहां वे पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि एक चुनावी मुद्दा बनेगा। यह स्वाभाविक है कि सत्ताधारी पार्टी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जी। ये हम ऑपोजिशन वालों को कहें कि बहुत बढ़िया, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये स्वाभाविक है कि एक चुनावी मुद्दा बनेगा। जनता को मालूम होना चाहिए कि कौन भारत के साथ खड़ा हुआ है, कौन भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ है। जहां तक विज्ञापन का सवाल है, यदि विज्ञापन में कोई आपत्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो इलेक्शन कमीशन में जाकर कोर्ट्स के माध्यम से उस पर स्टे ला सकते हैं। वो एक अलग इश्यू है। टेक्निकली क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, जो इलेक्शन कमीशन में क्या पॉलिसीज के अनुसार
वे एक ऐड रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चुनावी मुद्दा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मेरा जवाब है कि हाँ, बनना चाहिए। यदि आप पूछोगे कि इसको चुनावी मुद्दा किसने बनाया, मैं कहूंगा कि आपको यह सवाल विपक्ष से पूछना। एक विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षण को लेकर एनडीए को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं। इतनी सीटें आप 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं एनडीए के लिए क्योंकि आप संविधान को बदलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ माफ करिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि मुसलमान आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। बिहार के अंदर इस बात को एडवोकेट करा है। आप इसको किस ढंग से लेते हैं? देखिए, मैं बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी, मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मेरे स्वर्गीय पिताजी जब कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी एक कास्टिस्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी आज एक कास्टिस्ट पार्टी बन चुकी है कि वे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं। पत्रकारों को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के बीच में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैंने कभी भी मैं सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी में लोग आगे आकर जाति को एक इश्यू बनाएंगे और जात के आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पार्टी हुआ करती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जिससे आज हम और आप साधारण व्यक्तियों को, साधारण नागरिकों को, आम लोगों को बहुत फायदा मिला है। आज वही पार्टी एक यू टर्न लेकर उद्योगपतियों को, व्यापारियों को गाली दे रही है। भारत के आम जनता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को वो छीनना चाहते हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, मैंने सकारात्मक सुधार और सजेशन मैंने हमेशा देने की कोशिश की थी। मैंने हमेशा पार्टी को वार्न किया कि ऐसे वामपंथियों के साथ, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से हमें दूर रहना चाहिए। इन एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से पार्टी का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। लेकिन आज मैं क्या कह सकता हूं? जी, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ, इस वजह से जो भी कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़कर आ रहा है, मैं नाम लूंगा एक एक करके, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी प्रियंका गांधी के एडवाइजर थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। सब लोग कह रहे हैं कि राम विरोधी है कांग्रेस। राम मंदिर जाने पर उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ पार्टी के अंदर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो वामपंथीकरण है, यही उसको राम के खिलाफ खड़ा कर रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी के अपने नेता ये आरोप लगा रहे हैं, कोई और नहीं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी नेताओं ने क्या कहा, वे क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी जो विचारधारा है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की जो विचारधारा है, उसमें हमारा कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं है। हम वही व्यक्ति है जो पहले हुआ करते थे। हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, सभी समाजों को साथ में लेकर इक्वल, समान रूप से लोगों को मूल मानव अधिकारों की गारंटी देना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म, उस पार्टी ने अपनी विचारधारा बदली। जी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत की माइनॉरिटीज, चाहे वे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। हम आज भी कह सकते हैं कि हम हिंदू होने के नाते दूसरे कम्युनिटीज के साथ तुष्टीकरण नहीं करना चाहते। जी, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस प्लेटफॉर्म एक सेंट्रिस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करती थी हमारे देश में, सेंट्रिस्ट राजनीति में विश्वास करती थी, आज वो पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी नहीं रह चुकी। मिलिंद जी, मेरा आपसे परिचय बहुत पुराना है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में लेफ्ट आइडियोलॉजी इतनी डीप थॉट के साथ आ चुकी है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आगे नहीं आना देना चाहते? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि प्रियंका जी आएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आगे नहीं आने दिया जाता। क्या आपको लगता है ऐसा कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इतनी डीप थॉट में आ चुकी है कांग्रेस पार्टी के? देखिए अमीश जी, क्या है कि मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, मैंने पार्टी को सुधारने की पूरी कोशिश किया। मैंने पार्टी को हमेशा समझाया कि आपको भारत के साथ रहना चाहिए, भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो भारतीय मुद्दे हैं,
जो भारत की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, जो भारत के हित में है, उन मुद्दों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। ये मेरा मानना है, आज भी मानना है। मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन आज भी मानना है कि ये कांग्रेस पार्टी की इतिहास हुआ करती थी जब मेरे स्वर्गीय पिताजी और हम पार्टी में एक्टिव थे। लेकिन आज पार्टी जिस दिशा में जा रही है, जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जैसे आपने ये पाकिस्तान का मुद्दा का आपने उदाहरण दिया है, मैं सोच नहीं सकता हूं, मैं समझ नहीं सकता हूं कि पार्टी में ये वे क्यों ऐसे कर रहे हैं। वे क्यों पाकिस्तान जैसे देशों को क्लीन चिट देना चाहते हैं, वे क्यों चीन जैसे देशों को मजबूत देखना चाहते हैं, जिन देश का उद्देश्य है, मकसद है कि वे भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को केवल गेट वेल सून कह सकता हूं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, यदि आज मोदी जी को एक हैट्रिक दी जाती है, जो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि देश की जनता मोदी जी को हैट्रिक देंगे, मैं यही उम्मीद रख सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम एक देश को एक सकारात्मक विपक्ष, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि विपक्ष को गवर्नमेंट के खिलाफ आलोचना करनी चाहिए। 100% ये उनका हक है, अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन उनकी आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन यदि मोदी जी कहेंगे मेक इन इंडिया, मैं मेक इन इंडिया करना चाहता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता हूं, मैं भारत के नौजवानों के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं, उनको रोजगार देना चाहता हूं, आप अवश्य इसको क्रिटिसाइज कीजिए, आप सजेशंस दीजिए, बट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, केवल अपोज करने के लिए आप अपोज कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे देश के लिए गलत है। हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। मेरा आखिरी सवाल, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर पर ऐसे विचार हैं कि अगर वो सत्ता में आई, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि अगर वो सत्ता में आई तो वो एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जिसके अंदर राम मंदिर का फैसले को वापस लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर जो बात आचार्य ने बोली और जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिएक्ट करा, क्या आपको लगता है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी का थॉट है राम मंदिर के विषय पर लेकर, तो फिर क्या होगा? आपके विचार क्या है इसके ऊपर? देखिए, मैं अमित जी, मैं ऐसे कंट्रोवर्सीज में नहीं जाता हूं, और आचार्य प्रमोद जी ने क्या कहा उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है जी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जहां राम मंदिर की बात है, कि कांग्रेस पार्टी, जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ 2004 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। हिंदुओं को, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी यही कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, उस निर्णय का हम पालन करेंगे। जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सेटल किया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि राम मंदिर बननी चाहिए वहां, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होकर भाग लेना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जब भारत की संविधान बन रही थी और देश के संस्थापक उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने जब जानबूझकर 370 को एक टेम्पोररी प्रोविजन हमारे संविधान में, उन्होंने टेम्पोररी प्रोविजन के रूप में संविधान में इंसर्ट किया। इसका साफ मतलब था कि कभी न कभी हमें इसको हटाना पड़ेगा और कश्मीर को पूरी तरह से तन मन धन से भारत के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज मैं आपको मेरा स्वयं का उदाहरण दे सकता हूं, इसलिए जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, जब 370 को एब्रोगेट किया गया था, आप आज भी ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद मैंने इस निर्णय का समर्थन किया। बिल्कुल, मुझे पता है, क्योंकि मेरे मन में ये कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक टेम्पोररी प्रोविजन है। और आज अमित जी, 370 हटने के बाद मैं स्वयं 3 बार, एक बार नहीं 3 बार कश्मीर जा चुका हूं, और मैंने स्वयं देखा है कि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा मैं मुंबई में रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हैं, मुझे और आपको नहीं हुआ है, वहां के कश्मीर नौजवानों को फायदा मिल रहा है। जी। जो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, उनको रोजगार दी जा रही है। कश्मीर आज स्थिर है, स्टेबल है, उसका एक बहुत अच्छा सकारात्मक नतीजा है कि निवेशक वहां आकर होटल लगा रहे हैं,
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे सिनेमा हैं हॉल बन रहे हैं और उससे सबसे ज्यादा फायदा नौजवानों को हो रही है। तो उन नौजवान कश्मीरी युवकों को इतने सालों से क्यों वंचित किया गया? जी आर्थिक अपॉर्चुनिटीज से, अवसरों से, मौकाओं से उनको क्यों वंचित रखा गया? तो ये सवाल उठते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे सवाल उठते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था राम मंदिर को लेकर, 370 को लेकर, मैं आपको सीए का भी उदाहरण दे सकता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2003 में राज्यसभा में नेता विपक्ष हुआ करते थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज भी यूट्यूब पे वो भाषण है जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि वी मस्ट गिव रिलीजियस माइनॉरिटीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को जी हमें सिटीजनशिप देना चाहिए। और जब भाजपा ने ये निर्णय लिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, तो कांग्रेस ने यू टर्न किया। जब भाजपा ने 370 को क्यों हटाया, आपको लगता है क्या तो क्या कांग्रेस ने U-turn क्या लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो राम वोट मंदिर बैंक के और चक्कर में राम ना मंदिर बननी चाहिए और उसके साथ साथ एक अलग स्थान पर मस्जिद बननी चाहिए, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश की जब मैं कांग्रेस में था, आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं। मैं कांग्रेस को केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं आपके माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि देश के हित में, देश के लोकतंत्रों को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। केवल सरकार का नहीं, विपक्ष का भी बहुत पॉजिटिव योगदान रहता है। यदि विपक्ष कमजोर है, यदि विपक्ष कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने को तैयार नहीं है, यदि विपक्ष का एक ही काम है कि अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, मैं मानता हूं आज इलेक्शन का समय है, आपको अपोज करना चाहिए, मैं इस बात पर सहमत हूं। लेकिन इलेक्शंस इसलिए हमारे देश के संस्थापकों ने तय किया कि इलेक्शन 5 सालों में एक बार होना चाहिए। उन 5 सालों के अंदर इलेक्शंस के बीच में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष को साथ में मिलकर देश के हित में विधेयकों को पारित करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ सके। और यही उम्मीद रखते हुए मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिलिंद देवड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे सांसद मिलिंद देवड़ा जो अपनी बात कर रहे थे।